नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद के बारे में। साथियों, आपने एनकाउंटर, गैंगस्टर, बाहुबली के बारे में पहले से भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट में नेता इसके बारे में बात करते थे? ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी? एक अतीक अहमद जिसके ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंकने तक के आरोप थे, उसने हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में जाकर वोटिंग कैसे कर दी? एक आदमी जिसके ऊपर कानून तोड़ने तक के और मर्डर के आरोप थे, उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ होगा कि वह माननीय एमपी बनाकर पार्लियामेंट में शपथ दिलाई गई? और कैसे एक टांगे चलाने वाले का लड़का 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली? और इन सब चीज़ों के बाद आम जनता उसको बार बार वोट देकर 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी क्यों बना रही थी? ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथियों, प्रयागराज का एक गांव कसारी मसारी में एक टांगा चलाने वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। उसके घर में 10 अगस्त 1962 को इसी टांगे चलाने वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। और अतीक अहमद 8th क्लास के बाद कोयला चुराने तथा बेचने का काम शुरू किया। जब ये प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा तो अतीक उस एरिया के लड़कों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और उनका एक लीडर बन गया। इसी बीच वह 10th के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से कोयले के बिजनेस में घुस जाता है। और उसी साल 1979 में इसके ऊपर पहला मर्डर का आरोप लगता है। पहला मर्डर का उस समय पर उस एरिया में एक गैंगस्टर था जिसका नाम था साऊ इलाही, और उसे चांद बाबा भी बोलते थे। जिस एरिया में चांद बाबा रहता था उस एरिया में पुलिस नहीं जाती थी, ऐसा कहा जाता है। वह पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था। 1988 में इस एरिया में एक नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह आते हैं। इन्होंने चांद बाबा के पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चांद बाबा बचकर निकल जाता है। लेकिन उसी रात को पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाई जाती है और बम फेंके जाते हैं। इधर अतीक छोटे लेवल पर अपने गैंग को चला रहा था और उसी द सेम टाइम पर चांद बाबा अपना कार्य कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठाकर ले जाती है और उसके ऊपर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इसके बाद साथ अतीक अहमद पूरी यूपी का फर्स्ट आदमी बन जाता है जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है। और इस समय पर अतीक अहमद चांद बाबा से मिलता है और कहा जाता है कि इसके लिए चांद बाबा ने इसे दिल्ली से सिफारिश लगाई थी और अतीक को सेम डे ही छुड़वा लिया जाता है। इसके बाद अतीक अहमद चांद बाबा के साथ ही रहने लगता है। अतीक ने हर चीज़ें सीखी, जैसे बम बनाना, हथियारों को सप्लाई, और कुछ समय बाद अतीक अहमद भी इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है और इसके लेकर अतीक अहमद और चांद बाबा में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब 1989 के असेंबली इलेक्शन आते हैं और अतीक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर खड़ा होता है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। और उसी दूसरी तरफ चांद बाबा सेम टाइम पर सेम सीट पर खड़ा हो जाता है और अतीक ये चुनाव जीत जाता है। और कुछ दिन बाद चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। इसके बाद अतीक एमएलए तो बनता ही है, उसके साथ साथ चांद बाबा का जो नंबर 2 का बिजनेस था उसको भी टेक ओवर कर लेता है। इसके गैंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख हर कास्ट के लोग होते हैं। ये सब क्राइम करने से पहले कास्ट नहीं देखते थे। अतीक 1989 में से 2004 तक कंटिन्यू इलेक्शन जीतकर 5 बार एमएलए बनता है। और इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती का गेस्ट हाउस कांड तो सुना होगा, जहां पर अटैक की वजह से मायावती को एक रूम में बंद होना पड़ा और इसके इल्ज़ाम भी अतीक अहमद के ऊपर जाता है। और इस इंसिडेंस के बाद अतीक अहमद और फेमस हो जाता है। साल 2004 में समाजवादी पार्टी ने फूलपुर के सीट से लोकसभा का टिकट दिया अतीक अहमद को और अतीक अहमद माननीय विधायक से इलेक्शन जीतकर माननीय सांसद बन जाता है। और अतीक एमएलए की सीट छोड़कर एमपी की सीट ले लेता है। और जो एमएलए की सीट खाली थी, इस सीट के लिए अतीक अपने भाई अशरफ उसको खड़ा कर देता है और अक्टूबर 2004 में और इसी सीट पर बीएसपी अपने तरफ से राजू पाल को इलेक्शन लड़ाती है और राजू पाल 4000 वोट से इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। उसके अगले महीने राजू पाल के ऊपर बम और गोलियां चलती है और राजू पाल बच निकलते हैं। और 16 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है। शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजू पाल कुछ लोगों के साथ अपने गांव रिपब्लिक डे मनाने जा रहा था। और यहाँ पर चीज़ बता दूं कि 26 जनवरी जब राजू पाल रिपब्लिक डे मनाने जा रहा था, उसके दोस्त उमेश पाल जो कि पेशे से वकील थे, वो भी उसी गाड़ी में थे। और उमेश पाल उस दिन जो हुआ था उसके विटनेस थे या नहीं, यही रीज़न बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कतों का। जब राजू पाल अपने गांव जा रहा था और गाड़ी को 20 से 25 लोगों को घेर लेते हैं और गोली चलाते हैं। टोटल 19 गोलियां राजू पाल को लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। और उस समय पर काफ़ी दंगे भी होते हैं। एसपी से लेकर नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया जाता है और पूजा पाल ने पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर
रजिस्टर करती हैं, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और 7 और लोगों को नाम लेती हैं और सेम सीट के लिए फिर से इलेक्शन होता है और इस बार अतीक का भाई अशरफ जीत जाता है और 2007 तक अतीक का दबदबा रहा, लेकिन 13 मई 2007 को फिर से इलेक्शन आते हैं और एसपी को हराकर बीएसपी अपनी सरकार यूपी में बनाती है और पूजा पाल अतीक के भाई को हराकर सेम सीट पर जीत जाती है और 2006 तक जो दबकर रहे थे वो भी बाहर आते हैं, जैसे कि उमेश पाल जो कि विटनेस थे राजू पाल केस के। वो पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि 2006 में अतीक ने हमें किडनैप कर लिया था और अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया था, इसीलिए मैंने उस टाइम पर बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता। और अतीक गायब हो जाता है और 2008 में अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है और द सेम टाइम 2008 में इंडिया के न्यूक्लियर बिल पर वोटिंग होनी थी और ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मांगा था। जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन सिर्फ 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला गया था, जिसमें अतीक भी था। इस टाइम पर अतीक ने कांग्रेस और मुलायम सिंह के अगेंस्ट वोट किया, यानी कि न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट वोट किया और इस चीज़ से नाराज होकर एसपी ने अतीक और बाकी 6 एमएलए को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया और यहाँ से अतीक जेल में तो गया था लेकिन क्राइम प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। आज के डेट से अतीक के ऊपर 100 से भी ज़्यादा केसेस चल रही थी और सिर्फ एक में ही प्रूव हो पाया कि वह गिल्टी है। वो उसके मरने के कुछ दिन पहले, उससे पहले एक भी केसेस प्रूव नहीं हुआ क्योंकि कोई भी गवाह सामने नहीं आता था और आता भी था तो वह अपने बयान से बदल जाता था या फिर किसी न किसी वजह से उसकी मौत हो जाती थी। उस समय पार्टिकुलर टाइम पर 10 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अतीक का केस सुनने से भी मना कर दिया था। इनफैक्ट जिस पुलिस वाले की ड्यूटी लगती थी वो अपना नेम प्लेट उतार कर जेब में रख लेते थे। इन सब रीज़न की वजह से उसका क्राइम कभी प्रूफ ही नहीं हो पाया। अतीक 2009 से इलेक्शन लड़ता है लेकिन वो हार जाता है। 2012 में बेल पर बाहर आता है और इलेक्शन लड़ता है, इस बार भी राजू पाल की वाइफ पूजा पाल के अगेंस्ट, लेकिन फिर से हार जाता है और 2014 में मुलायम सिंह ने अतीक अहमद को टिकट देते हैं और लेकिन ये भी इलेक्शन अतीक अहमद हार जाता है और इन इलेक्शन बैक टू बैक हार की वजह से इसके बाद अतीक के अंदर पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट खत्म होने लगा और क्योंकि पावर पहले जैसे नहीं थी। इसके बाद साल 2016 में शाम हिडन बोटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ से एक स्टाफ ने 2 लड़कों को एग्ज़ाम देने से मना कर दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे और जब ये मामला अतीक के पास आता है तो अतीक टीचर और स्टाफ के साथ मारपीट करता है जिसका वीडियो वायरल हो जाता है। अतीक 2017 में फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके साथ साथ राजू पाल केस की सुनवाई सीबीआई कर रही थी। इसके बाद 19 मार्च 2017 में सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी। फिर भी अतीक अपना काम जेल में आसानी से चला रहा था। 2018 में लखनऊ के एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को कुछ लोग इनको उठाकर अतीक के पास देवरिया जेल में ले जाते हैं और इसके बाद मोहित जायसवाल एक एफआईआर करते हैं कि इनकी जो 40 करोड़ की कंपनी थी उसको अतीक ने अपने फैमिली के नाम करवा लिया। इस इंसिडेंस के बाद क्लियर हो जाता है कि अतीक का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन राजू पाल केस पर 2022 में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें सीबीआई ने 5 लोगों का नाम मेंशन करती है जिसमें अतीक और उसका भाई अशरफ भी था और सीबीआई ने उमेश पाल को विटनेस लिस्ट से ही हटा दिया था, यानी कि ऑफिशियली उमेश यादव विटनेस था ही नहीं। और 24 फरवरी 2023 तक अतीक का केस पूरी तरह से शांत था, लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल जो कि ऑफिशियली विटनेस भी नहीं था, फिर भी कुछ लोग उमेश पाल और उसके मदर को मार देते हैं और उसके अगले दिन उमेश पाल की वाइफ जया पाल पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एफआईआर करते हैं जिसमें नाम था अतीक अहमद, उसके भाई तथा उसके वाइफ और उसके 2 बेटों का और 6 और लोगों का। इन सब के लिए दिक्कतें और खड़ी हो जाती है क्योंकि सेम टाइम पर योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट आता है कि वह माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर होता है और बाद जो कि ड्राइवर था उमेश पाल केस में और जो कि नेहरू पार्क में ये एनकाउंटर किया गया और उसके बाद फिर से 28 मार्च को कोर्ट अतीक को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और इस सुनवाई के लिए अतीक को साबरमती जेल से लाया जाता है, जब अशरफ को बरेली जेल से लाया जाता है जो कि वो भी ऑलरेडी पहले से ही जेल में बंद था। जब ये प्रयागराज लाए जाते हैं इसके बाद डेट आती है 13 अप्रैल 2023
जो 5 लोग बचे हुए थे उनमें से असद अहमद, अतीक का बेटा और गुलाम दोनों को झांसी के अंदर इनकाउंटर हो जाता है और अतीक अहमद के प्रॉपर्टी को सीज करके उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे कि अतीक और अशरफ दोनों भाई को रेगुलर मेडिकल की जाए ताकि अगर कोई मारपीट हो तो पता चल सके। नेक्स्ट डे यानी 15 अप्रैल को इन दोनों को रात 10 बजे कोलविन हॉस्पिटल के तरफ ले जाया जाता है और मीडिया वाले घेर लेते हैं। उनमें से 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बनकर आते हैं, अतीक और अशरफ को मार देते हैं, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा। आप क्वेश्चन ये होता है कि 3 लोग कौन थे। इनके पास एक का नाम था लवलेश तिवारी, दूसरे का नाम था मोहित, तीसरे का नाम था अरुण। इनको जब पुलिस ने पकड़ा तो इन्होंने कहा कि इनको अपना नाम बनाना था, इसीलिए इन्होंने कोई ऐसे आदमी को खोज रहे थे जो कि मारने के बाद उनका नाम बने। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि लोग इस काम के साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी गरीब भी थे। इनके पास हैवी कैलिबर जिगेन टर्बाइन पिस्टल जिसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख होगी, वह कैसे इनके पास आई। इनको कैसे पता चला कि पुलिस टाइम बदलकर इनको दोनों को मेडिकल कराने ले जा रही है, और बाकी पुलिस इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी का डेथ होना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से भी विश्वास उठ जाता है। साथियों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।